इंटरनली बहुत कुछ हुआ है और उसको डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं, शायद इसलिए कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को क्या फायदा मिला। अमेरिका पैसा दे रहा है लेकिन उससे अमेरिका को क्या। सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल इधर कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि आपने क्या क्या, हमारे सवालों का जवाब वहां मिल जाएगा। अमलेंदु जी, लगभग 10 दिनों से इसकी खूब चर्चा चल रही थी और कल ऐसा लगा कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई उस खबर के बाद अब इसका पटाक्षेप हो चुका है, पर्दा गिर चुका है। लेकिन यहां तो देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दा फिर उठा दिया है और अब उन्होंने सीधा नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बोला है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। एक बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ये बात कह रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? और सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस जो हमला कर रही है, कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, वो कितना वाजिब है यहां पे? देखिए, ये पटाक्षेप नहीं हुआ है, अब चालू हुआ है ये पूरा मामला। वो एक शेर है ना, वो जगजीत सिंह की गजल है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये क्या हो गया है राजीव जी की, ये बात निकल गई है विदेश। देखिए, एक चीज समझें, अपने दर्शक भी समझें, विदेश से आने वाली एक एक पाई जो डॉलर में आती है उसकी स्क्रूटिनी होती है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत किसको एग्जम्पशन है, नहीं है, किस काम के लिए आ रही है, और होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहती है। ट्रंप साहब ने जब आरोप लगाया तब इस चीज का पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, या उनको बताया नहीं गया कि भारत में पैसा इस तरह से नहीं आता है जैसा और देशों में जाता होगा, या बांग्लादेश में गया जैसा उन्होंने कहा कि 2 लोगों की कंपनी को चला गया पूरा इतना बड़ा पैसा। तो पवन खेड़ा जी जो मांग कर रहे हैं, वाजिब मांग कर रहे हैं कि आप बताइए ना, पूरा हिसाब दीजिए हमको। पवन खेड़ा जी ने जो आज बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी ने अभी तक खंडन नहीं किया है कि उनके पास पैसा नहीं आया, इतनी देर हो गई है। न तो उनके किसी पीएमओ ने कहा, न बीजेपी ने कहा, न अमित मालवीय ने कहा, न किसी और प्रवक्ता ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि अभी खंडन नहीं किया। अगर खंडन नहीं करेंगे तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या माना जाएगा। मतलब आगे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इसको कैंपेन का मुद्दा बना ले तो क्या जवाब देगी बीजेपी कि भाई ये 182 करोड़ रुपए तो किस काम में लिए गए। एक वो जो मुद्दा है कि वो जो महाराष्ट्र में 30 लाख या कितने लाख 70 लाख बढ़ गए नए मतदाता, हिमाचल के वोटरों की संख्या जितने बढ़ गए, दिल्ली में भी आरोप लगेगा, हरियाणा में भी लगेगा। एक तो ये, दूसरा उन्होंने पवन खेड़ा ने जो कहा कि जितने संस्थाएं हैं, ये जो फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन है और इंडिया फाउंडेशन है, और ये जितनी संस्थाएं हैं उनको जो पैसा मिला यूएसएड से उसका भी हिसाब दीजिए। मैंने जो कहा ना आपसे कि बात अब पहली बार खुल गई है, और कांग्रेस ने जो किया है वो अद्भुत काम किया है राजीव जी। वो ये काम किया है कि देश को ये बताया है कि अमेरिका में जितने रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हुकूमतों के खिलाफ काम किया है, और ये काम 1960 से लगातार चल रहा है।
पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि अन्ना हजारे की न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो जुलूस निकल रहा उसका विजुअल दिखाया, और उसमें उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसको फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला। इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। पवन खेड़ा ने कल भी बहुत लगाए, आज भी बहुत लगाए। नरेंद्र मोदी जी पर लगाए, उनसे पूछा है कि आप जब जाते थे वहां अमेरिका में या गए हैं, और उनके जो फोटो जारी किए हैं, तो आप क्या करने गए थे? स्टेट डिपार्टमेंट में आप क्या कर रहे थे? अमेरिकी मीडिया का आपने क्या उपयोग किया, दुरुपयोग किया भारत के खिलाफ? ये अब राजीव जी बढ़ेगा। और पवन खेड़ा ने कहा ना कि सब सन्नाटा है चारों तरफ। अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो कह रहे हैं ना, सब जगह सन्नाटा है, गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है, बीजेपी में भी सन्नाटा है। ये सन्नाटा बीजेपी को ले डूबेगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। आपने देखा ना वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, पहली खबर पे रिएक्ट कर दिया कि आई एम स्टन्ड, कि ये पैसा, उनको लगा कि ये तो कांग्रेस का 12 बजाओ, कांग्रेस की 12 बजाओ अभियान में के लिए बहुत बढ़िया मसाला है। ये भारी पड़ गया, मतलब ट्रंप ने जो किया। अब इसमें एक मुद्दा ये है कि ये गलती से हो गया कि जानबूझ करके हुआ। जैसे पहले उन्होंने कहा कि ये पैसा तो किसी और को जितवाने के लिए उपयोग किया गया, तो फिर ये आया कि ये 2012 में उपयोग हुआ, फिर ये आया कि 2022 में उपयोग हुआ। अब तो ट्रंप ने कह दिया कि मोदी को दिया। तो मोदी को दिया का मतलब ये है कि मोदी जी को जितवाने के लिए दिया, वोटर टर्नआउट बढ़ाया। और ये सब आरोप लगी रहे हैं कि एक साथ इतने वोटर कैसे बढ़ गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। देश की जनता अब जवाब मांगेगी। ये बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, केरल का चुनाव है। अब लाइन लगी है चुनाव की। इस साल अभी बिहार है, उसके बाद अगले साल केरल है और बंगाल है। तमिलनाडु, असम, तमिलनाडु है, असम है, केरल, बंगाल जी, असम है, पुदुचेरी है जी। ये तमाम बीजेपी के राज्य नहीं है। असम में है अभी बीजेपी जी, जी, पर बाकी जितने नाम आपने बताए वो नहीं है। बीजेपी की हालत खराब हो जाती। ये पॉलिटिकली इसको कहते हैं ना हाराकिरी, एक जो शब्द है जापानी शब्द, सुसाइडल, कि पहली टिप्पणी पे या पहली खबर पे बीजेपी का कूदना कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा जो किया है कमाल, वो ये कि अमेरिका पर हमला किया है और बीजेपी चुप है। आप इसमें ये फर्क देखिए कि एक विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि हमारे अध्यक्ष जो थे कामराज, उनको उनकी हत्या का प्लॉट रचा गया था अमेरिका के एजेंसी के द्वारा। जितने मुद्दे उठाए इन्होंने पवन खेड़ा ने, अलावा इसके कि $21 मिलियन के अलावा किसी एक का बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। संघ को लेकर जो उन्होंने हमला किया, बीजेपी को लेकर किया, मोदी जी को लेकर किया, भाई किसी एक का तो जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं देंगे? देश को क्या जवाब देंगे?
चलिए आप पवन खेड़ा को या कांग्रेस को मत दीजिए, आपकी ये जो डिबेट है काफी लोग सुनते हैं राजीव जी, हजारों लाख लोग सुनते हैं, वो लोग सुन रहे होंगे जी। वो कल से पूछेंगे कि भाई ये जो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं जवाब तो दीजिए, कुछ तो कहेंगे आप जी। केजरीवाल को तो चोर बता दिया आपने, सबको चोर बता दिया। अब ये जो पैसा आया है, केजरीवाल को कह दिया कि शराब घोटाले में आपने इतना पैसा लिया 100 करोड़, और बेचारे को लटका दिया, 5 महीने जेल में भी रखा, चुनाव में भी हरा दिया आपने। अब ये 182 करोड़ जो आपको मिला अमेरिका से, आप बताएंगे नहीं कि ये कहां गया पैसा, और या कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और या फिर जितनी टैरिफ में कंसेशंस ट्रंप मांग रहे हैं अब वो देते जाइए, क्योंकि ट्रंप का मुंह अगर खुल गया तो बहुत सारी चीजें बोलेंगे ना अब तो वो जी। अगर आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो और भी 50 चीजें बताएंगे कि आपको क्या क्या दिया रहा हूं, कि ये जो जैसे कहा ना इन्होंने पवन खेड़ा ने कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई का बदला लेना, ये तमाम चीजें वो उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया। बीजेपी सबको लेकर चुप है, वो उसको भाई जवाब तो देना चाहिए ना, वो नहीं देगी बीजेपी कि किसी बात का जवाब नहीं देगी, लोग पूछेंगे। और कांग्रेस इसको अब देश में घर घर में अब हर हर मोदी नहीं होगा, हर हर ट्रंप होगा कि भाई आरोप लगाए आवाज जवाब दीजिए। तो इसलिए ये एक जो इसमें राजनीति जो चलती है, देखिए ऊंची राजनीति जो आप कांग्रेस के खिलाफ या विपक्षी दलों के खिलाफ करते हैं, उनको दबाने के लिए करते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगाते हैं, जेलों में बंद करते हैं, ये उसका जवाब है कि देखिए आप जब आप पर आरोप लगता है तब आप किस तरह से चुप्पी साध देते हैं। ये मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी घटना हुई है और ये आसानी से ये पार्लियामेंट में उठेगी, इसको उठेगी, कांग्रेस उठाएगी, विपक्षी दल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। और अडानी साहब का मामला तो है ही अभी अमेरिका में, वो कोई खत्म तो हुआ नहीं है। बिल्कुल। वो जो नया आदेश है वो कोई रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से तो हुआ नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, वो तो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए है कि अगर अमेरिकी कंपनियां रिश्वत देंगी तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। पर पुराना जो कोर्ट में चल रहा है वो तो है जी। मोदी जी बहुत नुकसान करा है राजीव जी, अपने ये जो हमारे अमेरिका जाकर 2 यात्राएं की उन्होंने, सितंबर में की थी और ये की, दोनों में बहुत नुकसान करा है जी। और अब जो है ना भरपाई देश को करना पड़ रही है, देखिए, और भी बहुत करना पड़ेगी। ट्रंप ने एलन मस्क को कहा कि आप फैक्ट्री मत स्थापित करिए भारत में कार की जी, उससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कार आप भेजिए बना के, तो कार आएगी हमारे यहाँ जर्मनी की से। टेस्ला की जो कार है वो जर्मनी से बन के भारत में आएगी और लाखों रुपए महंगी होगी। और आपने कार पे ड्यूटी ऑलरेडी कम कर दी है, शराब पे भी कर दी है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो राजीव जी। जी, दोबारा अभी आपके पास आता हूं तो जरा समझूंगा आपसे गर साहब, सवाल अभी से ही आपके सामने रख देता हूं कि आखिर ट्रंप और मोदी क्या दोनों दूर दूर हो गए हैं?
क्या कारण है कि ट्रंप लगातार हमलावर हैं और भारत का नाम लेकर बहुत सारी बातें जब भी उनके बयान आ रहे हैं वो कर रहे हैं? इन सब पे भी गर्ग साहब की आवाज रखता हूं या बाद में बोल रहा हूं? बाद में बोल रहा हूं जी, बाद में आता हूँ। जी बाद में आता हूं और तमाम बातों के साथ। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का जो हमला है उससे देश की सियासत में क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए राजीव जी, एक तो कांग्रेस का जो हमला है उससे नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा अब बेचैन नजर आ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम से कहा जाए बैकफुट पे नजर आ रही है। कल तक जो बहुत उछल रहे थे वो सब जो एकदम देखिए कैसे खामोश हो गए, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो जाल भारतीय जनता पार्टी ने बुना था उस जाल में खुद उलझ के रह गए हैं। तो जो गाना है कि जो है शिकारियों ने खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, तो अपने ही जाल में शिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं राजीव जी। तो जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे उस गड्ढे में खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब राजीव जी यहाँ एक बात और है कि ट्रंप इतने आखिर नरेंद्र मोदी का नाम ले क्यों दिया, ये बड़ा जो है वो सवाल लोग जो है पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता जो है कि ट्रंप को सब मालूम है कि पैसा गया अमेरिका, जाहिर बात है ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं और पैसा गया है तो उनके सामने बातें आई होंगी किस किस को पैसा गया है, किस किस मद में गया है, क्या गया है। तो ट्रंप ने सोचा होगा कि भाई ये पैसा तो अडवाणी जी के खिलाफ भी गया, इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा संजय जोशी के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा भाजपा के और नेताओं के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है। तो भाई जो आदमी अडवाणी जी का सगा नहीं हुआ वो ट्रंप का सगा कैसे हो जाएगा? और इसको एक तरीके से साबित कर दिया गया कि पहले तो हाउडी मोदी कराया गया और नमस्ते ट्रंप कराया गया और फिर जाके बाइडेन से गले मिल लिया गया और ट्रंप को पूछा भी नहीं, इत्तेफाक से ट्रंप लौट के आ गया। तो ट्रंप कह रहा है कि बहुत किया, अब हम तुमको सिखाते हैं। तो अब ट्रंप सिखा रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप तो समझा रहा है कि विश्व गुरु कैसे बनते हैं, विश्व गुरु क्या होती है, ट्रंप अभी सिखा रहा है। वैदिक गणित जो है वो ट्रंप समझा रहा है। विश्व गुरु बनने के लिए वैदिक गणित ट्रंप जो है वो समझा रहा है। तो राजीव जी लग ही रहा है। अब कांग्रेस ने सवाल उठाए राजीव जी, वो कांग्रेस के सवाल पे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो जैसे आप यूपीए सरकार के 10 साल का आर्थिक श्वेत पत्र लेकर आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, भाई अब उसी तरीके का ये श्वेत पत्र ले आइए जब कांग्रेस कह रही है। अगर कांग्रेस को पैसा आया तो श्वेत पत्र लेकर आइए और आपको आया है तो भी लेकर आइए। और जो गैर पंजीकृत संस्था आरएसएस है उसको किस मद में आया है ये लेकर आइए। क्या देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से पैसा आरएसएस को आता रहा है? कल भी राजीव जी मैंने जिक्र किया था जे करान के शोध का, वो पंडित नेहरू के समय में शोध हो चुका था कि किस तरीके से चूंकि वामपंथ और समाजवादियों का प्रभाव नेहरू की सरकार पर है, उनकी नीतियों पर है, तो यहाँ वामपंथ और कम्युनिस्टों से और समाजवादियों से लड़ने के लिए आरएसएस को मजबूत करना होगा और उनको आर्थिक मदद देनी होगी। ये एजेंडा था और उसके तहत मदद आती रही है। और राजीव जी आपको याद होगा कि जब यहाँ आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ, नरसिम्हा राव ने किया, तो उसके बाद अडवाणी जी जो थे उनकी यात्रा जब अमेरिका हुई तो अमेरिका से अडवाणी जी ने बयान दिया था कि ये तो हमारी नीतियां थी, कांग्रेस ने उसको चुरा लिया है। ये अडवाणी जी का कहना था कि जो आर्थिक उदारीकरण है उसको कांग्रेस ने चुरा लिया है और इसको तो हम करने वाले थे, हमारी नीतियां हैं। क्योंकि तब तक आ नहीं पाए थे सरकार में अडवाणी जी, तो ये कहा गया कि हमारी नीतियां हैं। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी की जो ट्रंप कर रहा है या ट्रंप जो बोल रहा है वो अब धीरे धीरे पर्दे खोलेगा। जाहिर सी बात है कि पहले तो कहा गया कि ट्रंप की तरफ से कि जो एलन मस्क की कंपनी जो है उसने लिया है तो उसको लेकर ट्रंप ने 2 बार कहा। तो यहां से जब आ गई रिपोर्ट कि भाई यहाँ पैसा नहीं आया है, उसके बाद भी ट्रंप ने कहा, तो नाम लेकर कहा कि माय डियर फ्रेंड मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनको जो है पैसा दिया गया है। तो अब यहाँ सवाल जो कांग्रेस ने सवाल पूछा भी है और पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सवाल पूछा भी है कि क्या ये अमेरिका के पैसे से बनी हुई सरकार है? इसका जवाब हम मोदी जी को देना है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस तरीके से आ रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये एक नया घोटाला राजीव जी, और ये शुद्ध तौर पे देशद्रोह है अगर इस तरीके का एक पैसा भी किसी को आया है सरकारें बदलने के लिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो एक आर्थिक आपका कह सकते हैं दुराचार हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका से एक भी पैसा किसी भी दल को आया है सरकारों को अस्थिर करने के लिए या भारत में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए इस तरीके से आया है, तो ये निश्चित तौर पर देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
अब वो चाहे भाजपा ने किया चाहे कांग्रेस ने किया, तो इस पर श्वेत पत्र लेकर आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार, कि किसको पैसा आया है, दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ तौर पर बताए। और मुझे लगता है राजीव जी कि अगर यहां से ज्यादा बातें करने की कोशिश की गई और हमारे उत्साही भाजपा प्रवक्ताओं ने ट्रंप के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, जैसे कमला हैरिस के खिलाफ जो था यहाँ अभियान चलाया गया था, अगर उस तरीके का कुछ करने की कोशिश की गई तो ट्रंप बाकायदा नाम भी खोल देंगे कि किन किन को कितना कितना पैसा आया है, क्योंकि पैसा तो आया है वहां से, तो ट्रंप को मालूम है किस किसको गया है, अपनी वेबसाइट पर चलवा देंगे इनको पैसा गया है, इस मत में गया है, ऐसे गया है, और क्या क्या पैसा गया है, सब चीजें खुलकर आ जाएंगी। तो ये गंभीर मसला बन जाएगा। इसलिए राजीव जी भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर नजर आ गई है, और मोदी और ट्रंप की दोस्ती जो है वो मोदी और ट्रंप की दोस्ती रहे या भाड़ में जाए, इससे देश को क्या लेना देना है। जैसे कह रहा है ट्रंप कि भाई मैं इतना रुपया दे रहा हूं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन मुझे क्या, मेरे देश को क्या। तो ये सवाल यहां भी है कि आपकी और ट्रंप की दोस्ती होगी, आप बचपन में मगरमच्छ से खेलते होंगे तो पटनगर में, लेकिन उससे मुझे क्या, भारत को क्या उससे। तो आपकी दोस्ती से अगर भारत को नुकसान हो रहा है, भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंच रही है, भारत की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, और आपसे अगर जैसा कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने में भी यूएस से पैसा आया है, अगर इस तरह की चीजें राजीव जी, तो इससे फिर देश जो है वो सवाल मोदी जी से पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को ये जवाब देने पड़ेंगे, और जवाब नहीं देंगे तो ट्रंप जाने क्या क्या खुलासे करेंगे। मुझे लगता है कि इससे पूरा अंतापुर जो है, जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, वो इस समय शीर्षासन की स्थिति में राजीव जी बहुत बेचैन और वित्त में होगा कि ट्रंप जो है अब आगे कुछ और ना जो है वो नई बात उगल गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत कुछ ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे चर्चा एक अलग दिशा में, अलग ढंग की चर्चा, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देश की सियासत में ऐसी चर्चाएं भी आने वाले समय में होंगी, जो बातें यहाँ अमरिंदर उपाध्याय जी कह रहे थे। जरा प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आऊँगा। प्रशांत जी, आप कैसे देखते, क्या आपको लगता है कि इसका देश की सियासत पे, और जो बात गर्ग साहब कह रहे थे, क्योंकि अब 10 तारीख तक पार्लियामेंट जो है वो बंद है, 11 तारीख से फिर शुरुआत होगी पार्लियामेंट की, और वहाँ से इस मसले को भी उठाने की कोशिश होगी, ये तो तय मानिए, लेकिन इस बीच क्या और भी खुलासे, या कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से जो हमलावर है वो हमला, और एक यहाँ और भी इम्पोर्टेंट बात है कि विपक्षी दल एकजुट होकर ऐसे मसलों पे हमलावर क्यों नहीं है, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। तेजस्वी यादव का बयान कुछ और बिहार को लेके बयान आता है, उधर अखिलेश यादव का बयान कुछ और आता है, ममता बनर्जी का भी अपने राज्य के ऊपर आता है। मतलब ऐसे मसलों पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोले, बाकी दल जो हैं वो शांत रहें, ये भी तो ठीक नहीं लगता। अखिलेश का तो बयान आ गया राहुल जी, अखिलेश का ट्वीट आया, लेकिन देखिए उसमें बड़ी वो मतलब ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी है विपक्ष में, और राष्ट्रीय पार्टी केवल मैं परसेंट और इलेक्शन कमीशन की परिभाषा के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, आमतौर पे विदेशी मामलों पर ये पार्टियां नहीं बोलती हैं, आमतौर पे आर्थिक मसलों पर भी नहीं बोलती। आपने कभी सुना मायावती जी ने कभी इन्फ्लेशन को लेकर कुछ बात कही हो, या भारत पाकिस्तान के संबंध को लेकर बात कही हो? ये लोग नहीं बात करते, ये कमी है, ये इनको देखना चाहिए। जो बातें राजीव जी, जो गंभीर बातें अब आने वाली हैं उसकी तरफ हमको देखना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, मैं दोहराता हूं कि ट्रंप भारत की पॉलिटिकल डिबेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अपने बयान को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और उसको एक दिशा दे रहे हैं। अब वो दिशा किस तरफ जा रही है? अभी गर्ग साहब ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार पे 110% से ड्यूटी घटाकर 15% की जा रही है। ये $150 बिलियन की भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। बड़े बड़े उद्योग आपके महिंद्रा से लेकर मारुति, टाटा सब बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल वाली भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी।
अभी भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो ट्रांजिशन पीरियड में है, धीमे धीमे एक एक दो दो मॉडल करके वो ला रहे हैं, जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो जो इंडस्ट्री एक बन रही है वो मर जाएगी, एक बात। दूसरी बात, जो स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ बढ़ाने की बात की है, भारत डंपिंग यार्ड बन जाएगा। भारत की इंडस्ट्री पे इतना बड़ा जो उसकी रीढ़ पे जो हमला होगा अमेरिका से, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन तो केवल आपके यहाँ वो बेचता है लड़ी, झालर, छोटे मोटे सामान, कंज्यूमर आइटम्स, लेकिन ये जो हमला हो रहा है वो बड़ा हमला है। और भारत के उद्योगपतियों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली पिछले 10 साल में, टीवी चैनल खोले इन्हीं लोगों के लिए, मोदी जी के लिए टीवी चैनल खोले इन लोगों ने। एक बार भारत के राजनीतिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में उद्योगपतियों ने पॉलिटिकल पोजीशन ली। अब पॉलिटिकल पोजीशन का नतीजा सामने है, इनकी इंडस्ट्री मर जाएगी। दो देशों के राष्ट्र नेता जब भी मिलते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक मंत्र है, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। ट्रंप अपने राष्ट्रहित को देखेगा, आप अपने राष्ट्रहित को देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने विदेशी जमीन को देश में राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रंप भी एक नेता है, बहुत होशियार नेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चीजों पर नहीं जाना चाहिए, वो उसको मैं ऑब्जर्व करता हूं उनको, उस बहुत माइन्यूट खबरों में वो रहते हैं और बहुत जिसको कहा जाए कि स्मार्ट नेता है वो। अपने पॉलिटिकल टर्म्स में देखिए, उनकी विचारधारा से सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन जो उनकी राजनीति है, जो उनकी राजनीतिक स्किल है, उसमें वो बहुत तेज है। आप उनकी हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कुछ कहें, लेकिन वो उसमें बहुत शातिर है। उसमें आप देखिए कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और वो धीमे धीमे किधर बढ़ रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी, वो जानते हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की जमीन को भारत में अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नस उसने पकड़ ली है और अब वो इनको नचा रहा है। उसके पास अडानी भी है। और जरा मैं और तफसील से बता दूं, व्हाइट हाउस में जो पत्रकारों का एक्रेडिटेशन है, ट्रंप ने आने के बाद बदल दिया है उसको। अब वहां नए लोग आ गए। व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स एक संगठन है। वहां जब विदेशी मेहमान आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक अनौपचारिक डिस्कशन होता है जी। उस अनौपचारिक डिस्कशन में कौन क्या सवाल पूछेगा ये आता है। उन्होंने मणिपुर नहीं पूछा, जिस पर रेजोल्यूशन पास हो चुका है यूरोपियन यूनियन में। उन्होंने अपना जो प्रिय सवाल, ह्यूमन राइट वायलेशन, माइनॉरिटीज का सवाल नहीं पूछा, अडानी का सवाल पूछा। बहुत साफ सी बात है। आप भी विदेशों में गए हैं, प्रधानमंत्रियों के साथ गए हैं। विदेश मंत्रालय पत्रकारों को बोलता है, ये बात दर्शकों को बता देते हैं। विदेश मंत्रालय पत्रकारों को कहता है कि ये सवाल भी पूछ लेना। तो उसमें बहुत से पत्रकार अपनी मर्जी सवाल पूछते हैं, बहुत से पत्रकार उसमें वो भी होते हैं जिनको कहा जाता है कि एम्बेडेड है। वो सवाल अडानी का व्हाइट हाउस में आया, आप ये समझ लीजिए कि वो अमेरिका के सिस्टम के अंदर से आया था। इसीलिए उस सवाल के सप्ताह भर के भीतर लॉ मिनिस्ट्री में चिट्ठी आ गई। तो एक ये दिशा दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ट्रबलसम है। और ट्रंप बिजनेसमैन है और वो बहुत साफ तरीके से बात करते हैं।
उनको अमेरिकन इंडस्ट्री को यहाँ एस्टैब्लिश करना है। ये जो देश हित की बात है, इसमें एक और आखिरी बात मैं कह दूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी आरोप लगता था कि वो अमेरिका के प्रति सॉफ्ट है, वो IMF वर्ल्ड बैंक से उनके रिश्ते हैं। ये सब बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी काफी प्रचार होता था, लेकिन जब यहाँ पे मल्टी ब्रांड्स आने की बात हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको उस वक्त रोका था, केवल सिंगल ब्रांड अलाउ किया। क्यों सिंगल ब्रांड अलाउ किया यहाँ पे विदेशी ब्रांड को रिटेल में? क्योंकि भारत के ब्रांड मर जाते, भारत की एंसिलरी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग मर जाता। ये जो देश में ऊपर बैठकर जब आप प्रधानमंत्री होते हैं, आपको देश हित बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि किस चीज में बार्गेन करें, कहां बार्गेन ना करें। मोदी साहब को ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से और पिछले प्रधानमंत्रियों से ये बात सीखनी चाहिए कि किस तरीके से, किस कीमत पर देश हित को सामने रखा जाता है। बाहर जाके आप फोटो खिंचवा लें, हाउडी मोदी कर दें, वहां पे गुजरातियों को खड़ा कर दें, और यहाँ पे आप वहां पे अपने भक्तों के जरिए सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाएं, इससे देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है जब आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और भारत के उद्योगपतियों को सोचना चाहिए कि आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली, एक आदमी को आपने लेजिटिमेसी दी, वो आपके लिए अमेरिका में जाके लड़ भी नहीं पा रहा है जी। कौन खरीदेगा इनकी कार? टेस्ला के आगे डंप कर देगा वो। यहाँ पे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टेस्ला की बात हो या कुछ और, एक तरफ यहाँ नरेंद्र मोदी की सियासत और दूसरी तरफ क्या एक सियासत नहीं बल्कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश है उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि यहाँ बिजनेस फले फूले, बिजनेस जो अमेरिका और इंडिया के बीच जो भी सोचा गया हो उन सब की बात हो। इन सब पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन देश के अंदर इसका क्या असर, कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, जो प्रशांत जी और गगन जी ने जिन बातों को रखा, मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अमेरिका में जाकर के देश के पूरे इज्जत को और देश की पूरी संपदा को, देश के लोगों के हितों को ताक पर रख करके चले आ रहे। अब जो स्थितियां हैं कि जिसमें मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे, उनको ब्रांडिंग चाहिए थी, वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी पहुंच गए, ये भी एक तरह का अपमान था देश का। और फिर जो लगातार ट्रंप उनकी हैसियत को बता रहे, ये असल प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं, ये देश की हैसियत को बताया जा रहा है। तो जो स्थितियां हैं इस वक्त कि भारत में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है विदेशी फंडिंग के जरिए, और ये आरोप अब तो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ छिपा हुआ है, ऐसे में विपक्ष को पूरे तरीके से अब हमलावर हो जाना चाहिए कि क्या रहा है इस देश में, मोदी जी कर क्या रहे हैं। यही विश्वगुरु भारत का पूरा फिनोमेना था, यही विश्वगुरु भारत बनना था कि वहां हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां बंधे हुए भारत के नागरिक चले आ रहे, और आप उनको अवैध कह रहे हैं। अमेरिका तो कह ही रहा है, आप भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी रत्ती भर हिम्मत नहीं है कि आप वहां कम से कम प्रोटेक्ट कर पाते। कम ये मत करिए, दो देशों ने प्रोटेक्ट किया ना। तो जो व्यक्ति उन 200-400 लोगों का, या उनकी संख्या भी बड़ी होगी, अगर उनके सम्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो भारत में क्या करेगा, यहां पे लोगों के लिए क्या करेगा? वो केवल आप 80 करोड़ लोगों को
5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसको आप विश्व पटल पर कह रहे हैं कि साहब हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसी अमेरिका में बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। इससे भारत की तरक्की होगी क्या? तो देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अब सारी की सारी स्थितियां देश के लोगों के सामने कि असल में उनके हितों का संरक्षण कर कौन रहा है और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जब तक इस देश के लोग नहीं समझेंगे, अब उनके लिए महाकुंभ का आ जाएगा कि साहब 144 साल के बाद लग रहा है, और उसमें तमाम बॉलीवुड के हीरो, बड़े बड़े स्टार, बड़े उद्योगपति, पूंजीपति दिखाई देंगे। तो यहां के लोगों की जो भावुकता है मूर्खता की हद तक, तो ये जो मूर्खता की हद तक भावुकता है और आस्था वो चली जाती है अंधविश्वास तक। आस्था होना ठीक है, लेकिन वो अंधविश्वास तक चली जाए। योगी जी ने कहा ना कि साहब गंगा के पानी में ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी ने पूछ लिया, आप पी के दिखाइए। आप कह रहे नहाने के लिए भी वो है और पीने के लिए भी है, तो योगी जी पी करके दिखाएं। तो जो चल रहा है इस देश में कि आप लोगों के विवेक को आप छीन लेंगे, उन्हें अंधभक्त में तब्दील कर देंगे, कुछ नेताओं के भक्त बन जाएंगे, कुछ धर्म के भक्त बन जाएंगे और खत्म कर देंगे। सवाल तो वो पूछे जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि साहब टेस्ला वहीं जर्मनी से बन के आएगी और यहां के लोग हाथ में हाथ धरे बैठे होंगे, उनको केवल आप लाइन में लगा देंगे, 5 किलो राशन लो, काम खत्म। दलितों और पिछड़ों के सवाल का क्या होगा? जो सरकारी नौकरियों के बलबूते ही जिनका उत्थान हुआ, खास करके दलितों का, उनके पास तो खेती भी नहीं थी। एजुकेशन के लिए आप कितना फंड दे रहे हैं? राय आपने कहा उसका इस्तेमाल किया। चुनाव आप कहेंगे साहब डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, लेकिन आप डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं अपने हित के लिए। जी, तो ये इस देश के लोगों को देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या उन अंधभक्तों के आंखों पर जो बंधी हुई पट्टी है वो ये डिस्कोर्स खोल पाएगा? क्योंकि वहां तो बंद है साहब, गोदी मीडिया पर तो ये चलेगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि इन मुद्दों को लेकर के जाए, और खास करके मिडिल क्लास जो भक्त बना हुआ है पूरे तरीके से। नहीं साहब, मोदी जी ने जो किया वो सब ठीक है, अब उस मिडिल क्लास को दिख रहा होगा कि उसकी क्या हैसियत है। जो सोता भी है तो अमेरिका की तरफ मुंह करके सोता है। उस मिडिल क्लास को कहां पहुंचा दिया मोदी जी ने, और देश को कहां पहुंचा दिया। जो राष्ट्रवाद का वो लेकर के आए थे विचार, उन्होंने देश के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये और ठीक कहा अमलेंदु जी ने कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। गर साहब आपके पास आना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ भारत अमेरिका संबंध और दूसरी तरफ भारत का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी इससे प्रभावित होती है। लेकिन क्या कारण है कि थोड़ा सा उखड़े उखड़े और नाराज से नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या हो सकता है, क्या कारण है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कोई आधिकारिक रूप से तो बता नहीं सकता कुछ भी, पर कुछ जो अंदाज है, विश्लेषण है, मोदी जी ने ये समझ लिया कि ये जो ट्रंप हैं, ये वही ट्रंप हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में थे। मतलब 2019 तक जो ट्रंप थे, और जैसी लिबर्टी मोदी जी लेते थे उनसे, वैसी ही लेंगे। एक तो ये अनुमान गलत साबित हो गया कि ट्रंप पूरी तरह से बदल गए और मोदी जी ने अपने आप को नहीं बदला, या उनके जो सलाहकार हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने उनको समझाया नहीं।
2019 में जब वो हारे या उसके पहले जब वो जीते थे, पहले टर्म में ट्रंप साहब, तब काफी कमजोर राष्ट्रपति के तौर पे जीते थे वो। मतलब कोई बहुत पॉपुलर वोट में हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे और वो बस जीते थे। इस बार क्या हुआ कि ट्रंप बहुत सीनेट में, हाउस में, पॉपुलर वोट में, सब जगह बहुत ताकतवर और बहुत मेजॉरिटी के साथ जीते हैं। मोदी जी उसके विपरीत कमजोर हो गए 2024 के चुनाव में। जबकि 2019 में मोदी जी जब गए थे तब एक 303 और 330 और 56 इंच का सीना लेके गए थे जी ह्यूस्टन में। एक तो बड़ा फर्क ये आ गया। दूसरा फर्क बहुत बड़ा है राजीव जी, वो बड़ा ये है कि मोदी जी ने ये समझा या भारत ने ये समझा कि वो अमेरिका से भी दोस्ती निभाते रहेंगे और अमेरिका के समानांतर जो संगठन है उसमें भी अपना नेतृत्व निभाते रहेंगे। जैसे सबसे बड़ी चुनौती जो ट्रंप देखते हैं वो ब्रिक्स को देखते हैं। ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग हुई थी राजीव जी, वो अमेरिका में हुई थी 2006 में, और 2006 में ये बन गया था तो 2009 में काफी इसने आकार ग्रहण कर लिया था। मतलब मनमोहन सिंह जी के जमाने में ब्रिक्स काफी इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि ब्रिक्स की एक बैठक में मैं मनमोहन सिंह जी के साथ रूस गया था, मतलब रशिया में गया था, रूस के एक शहर में गया था। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये ब्रिक्स को एक बड़ी चुनौती के तौर पे मानते हैं। और आपने अगर देखा हो तो ब्रिक्स की एक नई करेंसी बनाने की बात चल रही थी, डॉलर के पैरेलल। भारत का पेमेंट, रुपी पेमेंट हो रहा है ये रूस के साथ। चीन भी मेंबर है ब्रिक्स का, रशिया भी है। चीन रूस को पेमेंट कर रहा है ऑयल के अगेंस्ट, युआन में कर रहा है। ट्रंप इससे बहुत बौखलाए हुए हैं और वो ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं, और ब्रिक्स को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा वो मोदी जी को मानते हैं, भारत को मानते हैं। ट्रंप को भारत का बाजार भी चाहिए, 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास का बाजार भी चाहिए सामान बेचने के लिए, और वो भारत को ब्रिक्स से अलग भी करना चाहते हैं। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि बहुत गंभीर विषय है थोड़ा सा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी, मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ट्रंप का सामना कैसे करते हैं। मुझे जो लगता है राजीव जी, मैं बता रहा हूं कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं, और अगर झुकेंगे तो भारत का और भारत की इकोनॉमी का और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट, क्रॉनी कैपिटलिस्ट वाला, वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए आप पाएंगे कि ट्रंप ने ये जो किया, मोदी जी का नाम जो लिया, पहले राहुल की तरफ इशारा किया, मोदी जी का नाम लिया, ये मोदी जी को दबाव में लाने की डिप्लोमेसी में मानता हूं, मोदी जी को तोड़ने की डिप्लोमेसी में मानता हूं। क्योंकि अदानी के मामले पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों को के बारे में मोदी जी कहते हैं कि जब दो राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष मिलते हैं तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते। जी। जब सवाल पूछा अडानी को लेकर, वो इतने अगर अंडरस्टैंडिंग ट्रंप के साथ है तो फिर ये जो चल रहा है भारत के साथ ट्रंप का, ये बहुत सीरियस मामला है और ये बहुत बड़े कॉन्फ्रंटेशन में बदलने वाला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशन में। और उस कॉन्फ्रंटेशन का जो कंक्लूजन है वो ये कि क्या मोदी जी देश को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि वो अमेरिका से कॉन्फ्रंट कर सके। उसके लिए उनको राहुल गांधी की मदद लगेगी, विपक्ष की मदद लगेगी। न्यूक्लियर डील को लेकर जब पंगा लिया था हमारे मनमोहन सिंह जी ने, तब पूरे विपक्ष को साथ लिया था उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो तो। जी। केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया था और एक आध दो दलों ने किया। मोदी जी ने जो सबसे बड़े नुकसान किए उसमें एक ये है जो मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं किए, इंदिरा जी ने भी नहीं किए, विपक्ष को साथ में लिया। अब मोदी जी फंस गए बुरे। ट्रंप जिस तरह से भारत की इकोनॉमी पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की विदेश नीति पर कब्जा करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि G30 के विदेश मंत्रियों की साउथ अफ्रीका में बैठक हो रही है, अमेरिका भी उसका सदस्य है। अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं गए, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका विरोधी समूह है जो इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इक्विटी की बात करता है। और वहां भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ और ज्यादा संबंध प्रगाढ़ कर लिए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत के चीन के साथ संबंध टूट जाएं, कमजोर हो जाएं। ये जो पूरा झगड़ा है राजीव जी बहुत गंभीर है, और अगर भारत और चीन मिल गए और रूस भी मिल गया इन लोगों के साथ और ब्रिक्स कायम रहा मजबूती के साथ, जो कि बहुत ताकतवर है ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, ब्राजील की भी है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अमेरिका के साथ भारत के कॉन्फ्रंटेशन बढ़ सकते हैं। मोदी जी उस कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ाएंगे कि नहीं, कि भारत की कमर टूट जाने देंगे और खुद की कमर भी टूट जाने देंगे जी। ये संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी देखना है आने वाले वक्त में, इस सियासत में क्या कुछ होता है। एक तरफ ट्रंप की सियासत और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सियासत, और इन दोनों के बीच जो देश की जनता है वो कहां तक कितना पिसती है और विपक्ष इसका कितना फायदा उठाता है। ट्रंप का एक बयान, और बहुत महत्वपूर्ण बयान, जो आज नाम लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला है, कह दें तो हमला उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन जो भी किया है उसका फायदा कितना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उठा पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और देश की सियासत में इससे क्या हलचल मचती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सब